कल आप सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि कल जबलपुर हाई कोर्ट में डीएड और वर्सेस बीएड मामले में बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है, जिसको आप बेसब्री से इंतजार हो रहा था और आपने काफ़ी 2 दिन से लगातार वेबसाइट चेक करते जा रहे हो कि 15 अप्रैल के लिए केस लिस्टेड हुआ है या नहीं। क्योंकि कल सैटरडे था, कल तक केस लिस्टेड नहीं हुआ था, लेकिन आज अभी कुछ देर पहले ही केस लिस्टेड कर दिया गया है 15 अप्रैल के लिए। आपको पता है केस तो लिस्टेड होना था क्योंकि जस्टिस माननीय सील नागू जी द्वारा खुद मौखिक रूप से कहा गया था कि 15 अप्रैल को ये सुनवाई सुनी जाएगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो अपलोड हो जाएगा साइट पर। तो आप देख सकते हो कंप्यूटर जनरेटेड डेट है वो 15 अप्रैल 2024, ये पहले से ही लिखी हुई थी, लेकिन आज अभी 15 अप्रैल 2024 लिस्टेड हो गया है केस। जस्टिस सील नागू, ऑनरेबल श्री जस्टिस अमरनाथ केसरवानी। आपका सीएल नंबर, आइटम नंबर है 33 नंबर है आपका आइटम नंबर। तो आपको सबसे पहले मैं ये जानकारी दे रहा हूँ और इसके बाद में कल सुनवाई में क्या महत्वपूर्ण होने वाला है, किस तरफ झुकाव हो सकता है, किस तरफ झुकाव नहीं होने की संभावना है, क्या डीएड को न्याय मिलेगा, क्या बीएड चयनित फिर से सेफ रहेंगे। तो मैं कुछ आपको तथ्य और ऑथेंटिक जानकारी देने वाला हूं। तो आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। और मैं हूं लविश, आप देख रहे हो नोटिफिकेशन किरण जॉब चैनल, तो अंत तक बने रहिएगा साथियों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये 16 जून 2022 को केस रजिस्टर्ड किया गया था मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट में, जिसका WP रिट पिटीशन नंबर है 13768/2022। तो आप सभी को पता है इसकी फर्स्ट सुनवाई जो हुई थी, फर्स्ट हियरिंग 7 जुलाई 2022 को हुई थी और फर्स्ट हियरिंग के दिन ही जजमेंट निकल के आया, जिसमें साफ जस्टिस सील नागू के द्वारा इस केस को सब्जेक्ट टू आउटकम के तहत ही रख दिया गया। तो आपको पता है कि सब्जेक्ट टू आउटकम कितना बड़ा मामला है, कितना बड़ा पेचीदा मामला है, क्योंकि यहीं पर पूरी भारत की नज़र अटकी हुई थी और सब्जेक्ट टू आउटकम के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतिम रिलीफ डीएड वालों को दिया गया, नहीं तो अन्यथा जस्टिस अनुज बोस के द्वारा बीएड की तरफ ही झुकाव ज़्यादा था। अब हकीकत में काफ़ी बच्चे बीएड वाले इस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसके द्वारा अपना अनुमान लगाने के जो भी न्याय हुआ है हमारे साथ हुआ है, कुछ डीएड वाले बोल रहे हैं कि हमारे साथ ही न्याय हुआ है। तो दोनों का 50-50% चल रहा है। पर लेकिन मैं आपको बता दूं, सब अपने अपने नज़रिए से देख रहे हैं, पर लेकिन जस्टिस सील नागू जी द्वारा क्या जजमेंट निकल के आता है कल 15 अप्रैल को महत्वपूर्ण सुनवाई में, तो ये भर्ती मध्य प्रदेश की सब्जेक्ट टू आउटकम है या नहीं। क्योंकि कुछ लोग मना कर रहे हैं तो कुछ लोग हाँ कह रहे हैं। तो मैं आपको पूर्ण तथ्य बता देता हूँ। 7 जुलाई 2022 का ये ऑर्डर कॉपी आप देख सकते हो, आपके सामने है, केसरी नंदन साहू एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसमें साहब आपको पता है, इसमें श्री पहले से केस लड़ रहे थे डीएड की तरफ से रामेश्वर सिंह ठाकुर। सबसे पहले केस उन्होंने ही हैंडल किया और वहीं से ये केस चलता आ रहा है, आपको पता है। और उसको कॉपी भेजी गई थी सॉलिसिटर जनरल, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, रेस्पोंडेंट नंबर 1 ऑन एडवांस कॉपी और श्री पुष्पेंद्र यादव। तो वहाँ पर एडवांस कॉपी श्री नवीन दुबे, एडवोकेट फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 3 एंड 4 5 ऑन एडवांस कॉपी। इसको आप छोड़िए, मैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पर आपको ले चलता हूँ। जो भी यहाँ पर फैसला था आपका देखो, राजेंद्र सिंह चौटिया एंड अनदर वर्सेस द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड अदर्स एंड डीवी सिविल रिट पिटीशन नंबर 1853/2021 एंड अदर कनेक्टेड मैटर बाई विच इन सिमिलर, यानी कि ये मैटर था बिल्कुल सिमिलर लगा हुआ था। आपको पता है राजस्थान हाई कोर्ट में लगा हुआ था ये मामला, वो भी जोधपुर में। तो ये पूरा मामला जो था बिल्कुल सिमिलर होने की वजह से ये आपका जो जजमेंट था, ऑर्डर था, वो ना देने की वजह सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया गया। और उसको मामला पूरा सिमिलर था। सब्जेक्ट टू आउटकम रखा या नहीं, कितनी हकीकत है बात, तो मैं आपको वो भी बता दूं कि अपेक्स कोर्ट में मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम उसका रिट पिटीशन नंबर था 355/2022, जो मुकेश कुमार जो राजस्थान से हैं, मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर ये केस लगा हुआ था, आपको बिल्कुल पता है, रिट पिटीशन नंबर ये था। और देखो मैं आपको पूरी जानकारी दूँ तो उसमें साफ लिखा हुआ है, एंड द सेट पिटीशन हैज बीन entertained and as an interim relief the examination process of राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022, इसको रीट कहा जाता है राजस्थान में, हैज बीन मेड सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर ऑफ द अपेक्स कोर्ट। यानी कि जो अपेक्स कोर्ट के द्वारा जो फाइनल ऑर्डर आएगा उसके द्वारा ही यहाँ पर रीट को हैज बीन मेड सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर ऑफ द अपेक्स कोर्ट। तो मुकेश रॉयल जी के द्वारा, यानी कि जो लगाया गया, राजस्थान हाई कोर्ट से ये जीते थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपेक्स कोर्ट में बीएड की तरफ से, यानी देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से वहाँ केस लगा दिया गया। क्योंकि जोधपुर हाई कोर्ट पे डीएड जीत चुकी थी, पर लेकिन उनको बात पची नहीं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मामला
पिटीशन लगा दी और पिटीशन का मामला इतना लंबा चला क्योंकि वहाँ पर जजमेंट भी था, वो 6 महीने तक रेयर कर लिया गया था। वहीं देखा जाए तो मध्य प्रदेश में उसी टाइम सुनवाई चल रही थी, जो आपको 7 जुलाई 2022 को इस मामले को सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया गया था। अब मामला इसलिए रखा गया था क्योंकि यही सिमिलर मैटर पूरा अपेक्स कोर्ट में चल रहा था, यानी सुप्रीम कोर्ट में मैटर चलने की वजह से, क्योंकि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट में आता वहीं मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट उस फैसले को एज टू एज लागू करने वाला था। बट लेकिन आप देखिए यहाँ पर, इट व्यू ऑफ द एबव एज एन इंटरम मीजर एट it is directed that the requirement in question and any appointment made shall remain subject to the final outcome of this petition। आपको पता है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम, सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम। मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ इस शब्द को, आप ध्यान से देखिए। मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 7 जुलाई 2022 को सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द पिटीशन, यानी कि यह याचिका है जो पूरी जो अपेक्स कोर्ट से ऑर्डर आएगा, जो नियुक्तियाँ हों चाहे कुछ भी हो, ये पूरी नियुक्ति हो इसमें, वो सब सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम के अंतर्गत ही रखी गई है। तो लेट नोटिस बी इशूड बाय रेस्पोंडेंट बाय पेमेंट ऑफ प्रोसेस फी विद इन 7 वर्किंग डेज फीलिंग विच द पिटीशन सेल स्टैंड डिसमिस ऑटोमेटिकली विदाउट फर्दर रेफरेंस टू द कोर्ट। इस लाइन से आपको कोई मतलब नहीं है, पर लेकिन इस लाइन से आप देख सकते हो कि जो भी था ऊपर भी दे रखा है सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर ऑफ द अपेक्स कोर्ट, यानी अपेक्स कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला दिया जाता वो यहाँ पर एज टू एज लागू करने वाले थे, क्योंकि ये मामला सिमिलर होने की वजह से वहाँ चला था सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए वहाँ पर कोई भी यहाँ पर फैसला नहीं हो पाया। 7 जुलाई 2022 से आप देख सकते हो आज 14 अप्रैल 2024 हो चुकी है। 15 अप्रैल को बड़ी सुनवाई होने वाली सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया वो दोनों तरफ से, बीएड व एसटीसी की तरफ से अलग अलग दोनों पक्ष अपने अपने विद्वान वकील उतारेंगे और वहाँ जजमेंट को अलग अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है जहाँ पर बीएड को रिलीफ दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो 11 अगस्त 2023 से फैसला तो लागू किया गया है, लेकिन 11 अगस्त 2023 से पहले जो भी बीएड चयनितधारी हैं, यानी जिनके अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, वो बिल्कुल सेफ रहेंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है। पर लेकिन उसमें शर्त लगा दी गई है कि जो भी बीएड चयनितधारी हैं वो किसी उनकी जो स्टेट में कोई भी मामला पेंडिंग ना हो, यानी कि जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है उनको चैलेंज ना किया गया, नोटिफिकेशन को चैलेंज ना किया गया हो हाई कोर्ट में, और कोर्ट के अधीन भर्ती ना हो, तो वो बिल्कुल सेफ हैं। और उनको 1 साल के लिए एनसीटी को निर्देश दिए गए हैं कि उनको 1 साल के अंदर कोई ऐसा ब्रिज कोर्स जैसी कोई संस्था बनाकर उनको कोर्स कराया जाए, डीएलएड के समकक्ष आ सकें। और फिर भी एक शर्त उसमें लगाई गई है कि जो भी ये डीएलएड के कोर्स या वो ब्रिज कोर्स जो भी कुछ करें उसमें ये क्वालिफाई नहीं होते हैं, उसको फेल होती है, उसमें फेलियर शब्द लिखा हुआ है, उसमें जो भी फेल होते हैं तो इनकी जो अपॉइंटमेंट है, चाहे वो 3 साल से हो चाहे 4 साल से, कितने भी साल से, वो अपॉइंटमेंट बिल्कुल नष्ट कर दी जाएगी, इनवैलिड कर दी जाएगी। और 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी बच्चे हैं बीएड के, उनको पीआरटी में शामिल नहीं किया जाएगा। और जो ब्रिज कोर्स की बात है वो ओनली बस उन्हीं बच्चों के लिए है जो 11 अगस्त 2023 से पहले अपॉइंटमेंट ले चुके हैं और जिनका मामला कोर्ट के अधीन नहीं है। आप ध्यान से सुनना, मेरी बात नहीं समझ में आ रहा हो, मतलब 11 अगस्त 2023 से पहले जो ही बच्चे अपॉइंटमेंट हैं उनका मामला कोर्ट के अधीन नहीं है, सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम नहीं है, उन्हीं के लिए ब्रिज कोर्स बनेगा, बस ओनली 1 साल के लिए। आप सोचो कि जो बच्चे नए आएंगे 11 अगस्त 2023 के बाद वो भी ब्रिज कोर्स कर लें, तो नहीं, बस ओनली 1 साल के लिए ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिए गए हैं। और 11 अगस्त 2023 के बाद ये सर्वमान्य है कि बीएड में कोई भी डीएड का बच्चा, सॉरी आप करना, यानी डीएड में कोई भी बीएड का छात्र या छात्रा कोई भी प्रवेश नहीं करेगा, यानी कि अर्थात अपॉइंटमेंट नहीं लेगा, यानी पीआरटी में शामिल नहीं होगा। बीएड इज नॉट क्वालिफाइड इन पीआरटी। आप इस बात को, लाइन को ध्यान रखो। और जो भी अपॉइंटमेंट हैं, चाहे भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम हो, सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम, जैसे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कल मध्य प्रदेश में फाइनल सुनवाई होने वाली है, तो वहाँ पर जो भर्ती है आपको देख सकते हो 7 जुलाई 2022 का जो आदेश है, बिल्कुल 7 जुलाई 2022 को फाइनल सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम रख दिया गया है। आप जस्टिस का नाम देख सकते हो, जस्टिस सील नागू जी, वही जस्टिस है सील नागू जी जो कल आप सुनवाई में काफ़ी दिनों से या काफ़ी महीनों से लंबित पेंडिंग मामले को, मध्य प्रदेश के डीएड वर्सेस बीएड मामले को सुनते आ रहे हैं, वो इस पर कल निर्णय लेंगे। और सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम होने की वजह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है जो भी भर्ती सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम है या कोर्ट के अधीन है वहाँ बीएड अलाउ नहीं है। और कहीं भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि हाई कोर्ट फैसला करेगा, फैसले का शब्द उसमें नहीं लिखा हुआ है, बट लेकिन यही है उनके कहने का मतलब, यानी पूर्व भाग से लागू होगा, यानी कि 2021
25 नवंबर 2021 कुछ ऐसे ही डेट है जहाँ जोधपुर हाईकोर्ट से फैसला है चीफ जस्टिस के द्वारा वहाँ क्रैश कर दिया गया था नोटिफिकेशन को, वहीं से जजमेंट आया था, तो वहीं से लागू होने की पूरी संभावना है। तो सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम के अंतर्गत जो भी भर्तियां मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश की सबसे पहले बात करूंगा क्योंकि मध्य प्रदेश में कल सुनवाई होने वाली है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा डीएड यानी डीएलएड का पक्ष सबसे अधिक मजबूत है और उनको न्याय मिलने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट लॉयर कोई आता है तो वो एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यानी बीएड को चयनितों को बचा लें और साथ में डीएड उन्हीं पदों पर यानी 11,553 पर डीएड वालों को नियुक्ति दी जाए। पर लेकिन बात की जाए तो दोनों मामले नहीं जा सकता क्योंकि आपके सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंधे होते हैं, क्योंकि इन्होंने जो वो दिया है जजमेंट ऑर्डर आया है आपको 8 अप्रैल 2024 को, तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो अब हम फैसला करने वाले हैं, जो क्लियरिफिकेशन मॉडिफिकेशन एमपी की तरफ से लगाई गई थी, उसको हम रिव्यू के तौर पर ले रहे हैं। तो इसके बाद जो एमपी हो चाहे अदर स्टेट हो वो रिव्यू के लिए जाने वाले हों तो कोई इसका फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो भी जो हुआ है तो मॉडिफिकेशन क्लियरिफिकेशन वो रिव्यू के तौर पर ही लेकर उन्होंने जजमेंट दिया गया है। तो डीएड का पद सबसे अधिक मजबूत है, तो उनके भी हाथ बंधे होते हैं। हाईकोर्ट का चाहे कोई भी हाईकोर्ट हो वो अपर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते। तो मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की भी, तो छत्तीसगढ़ में आपको पता है 11 अगस्त 2023 के बाद ही नियुक्ति हुई है, तो वहाँ पर तो मामला बिल्कुल ही अलग है। तो वहाँ तो बिल्कुल सेफ बच्चे हैं, बिल्कुल नो टेंशन है, बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं, बिल्कुल आप सेफ हैं। मैं आपको छत्तीसगढ़ की बात करूँ, बिहार में भी सुना है कि फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाया गया है, पर लेकिन बिहार में भी बिल्कुल सेफ रहेंगे क्योंकि वह भी मामला सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ही है। सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम का बड़ा महत्व है क्योंकि काफ़ी बच्चे इसका मजाक उड़ा रहे हैं। सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम नहीं होता तो आपको पता है जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु दुलिया भी इस बात को नकार करते हुए पूरा पक्ष बीएड की तरफ ही जाता है, पर लेकिन सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम का महत्व समझते हुए ही उन्होंने डीएड को भी न्याय दिया, क्योंकि काफ़ी सालों से 2018 से लंबी गुहार लगाते जा रहे हैं डीएड के बच्चे, उनमें भी न्याय मिलना चाहिए क्योंकि उनकी भी कोई गलती नहीं है। कोई हमेशा से ही डीएड वालों को कक्षा 1 से 5 तक के लिए माना गया है और जो बीएड वाले हैं कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10 और 11-12 उनको लेवल 2, और आप बात करूं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तीनों के लिए माना गया है। तो एसटीसी वालों को शुरू से ही है, वो एनसीटी की नोटिफिकेशन की वजह से पूरा मामला गड़बड़ाया, वहीं से मामला पेचीदा बना। हालांकि बात की जाए बीएड की तो बीएड छात्रों को भी गलती नहीं है, उन्होंने नोटिफिकेशन के आधार पर ही एग्जाम दिया और वहीं से तैयारी की। लेकिन मामला कोर्ट में सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम होने की वजह से अब यह मामला काफ़ी गंभीर है और कल की सुनवाई बड़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बनाए रहें और बेल आइकन पर क्लिक करके रहें। जो भी जानकारी होगी इस चैनल पर दी जाएगी आपको सबसे पहले। धन्यवाद साथी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मैं आशा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।